गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज शुरू करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 साइंस का। इसे हम हिंदी माध्यम में पढ़ेंगे। ये हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए अभी हम शूट कर रहे हैं वीडियो। पहले चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। जब आप देखते हो कि गांव जाते हो आप गर्मी की छुट्टियों में या फिर कभी, तो आप देखते हो कि वहाँ पे कई तरह के फसल किसान उगाते हैं। खेतें होती है, खेत में लहराते हुए फसल होते हैं, कई तरह के फसल होते हैं। हर फसल का अपना मौसम होता है। आप साल के हर महीने में हर फसल को नहीं उगा सकते। उसके लिए खास मौसम होता है, खास महीने में आप उसको उगा सकते हैं और उसके लिए टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो इसलिए हर फसलों को हम अलग अलग समय पे उगाते हैं। हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि क्या क्या कृषि की पद्धतियां हैं, यानी फसल उगाने की, खेती करने की क्या पद्धतियां हैं। अब सबसे पहली बात कि फसल किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फसल आखिर है क्या। जिस फसल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो फसल है क्या। फसल क्या होता है? जब एक ही किस्म के पौधे को किसी जगह पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है उसे ही फसल कहा जाता है। जैसे मान लो कोई आपका खेत है जिसमें आपने गेहूं के फसल को एक बड़े पैमाने पे उगाया, उसे ही हम क्या कहेंगे? फसल कहेंगे। लेकिन ये फसल कई तरह के होते हैं। भारत एक विशाल देश है और हमारे देश में कई तरह की फसलें उगाई जाती है, जिसमें से मोटे तौर पे जो मुख्य दो तरह की फसलें हैं, एक है खरीफ फसल और एक है रबी फसल। खरीफ फसल क्या होता है? वह फसल जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, यानी जब बारिश का मौसम होता है उस समय जब हम उसे बोते हैं उसे हम कहते हैं खरीफ फसल। सही नहीं आ रहा? और जैसे उदाहरण के लिए जो अपने देश में वर्षा ऋतु है वो सामान्यतः जून से लेकर के सितंबर तक आती है और इसी दौरान हम इस फसलों को उगाते हैं। उदाहरण के लिए जो खरीफ फसल के उदाहरण है वो क्या है? वो है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। ये है खरीफ फसल। रबी फसल क्या है? शीत ऋतु में, जो शीत ऋतु में जो विंटर सीजन में जो उगाए जाते हैं, जैसे अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलवी, ये क्या है? रबी फसल के उदाहरण। अब है इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ये भी उगाई जाती हैं, जो कि गर्मी के महीनों में उगाई जाती है। तो आप खरीफ फसल और रबी फसल में अंतर समझ गए। खरीफ फसल क्या होता है? जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। ये हमारे देश में जून से लेकर के सितंबर महीने तक, जैसे अभी जून शुरू हुआ है, अभी से सितंबर महीने तक जो फसल हम उगाते हैं, इस दौरान ये फसलें होती है। इसमें हम क्या उगाते हैं? खास करके जो हमारे देश में जो मुख्य होती है, जैसे धान की खेती होती है जिससे चावल बनता है, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि। और रबी फसल आपको मैंने बताया शरद ऋतु में, शीत ऋतु में, यानी ठंडे के मौसम में, विंटर सीजन में। ये कब आता है? अक्टूबर से लेकर के मार्च के महीने तक आता है। इसको हम क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। इसमें हम क्या उगाते हैं? गेहूं, चना, मटर इत्यादि। यस। अब ये तो समझ गए कि दो तरह के फसल हमारे देश में मुख्यतः उगाए जाते हैं। अब ये है कि किस तरीके से हम खेती करेंगे, फसल को कैसे तैयार किया जाता है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या है। तो इसकी कई सारी प्रोसेस है। सबसे पहले जब आप खेती करेंगे, कृषि की पद्धतियां, उसमें सबसे पहला चरण होता है मिट्टी को तैयार करना। खेतों में आप सबसे पहले हल जोतते हैं, उसमें बैलों के सहारे या कल्टीवेटर के सहारे या फिर कई भी आधुनिक उपकरणों के सहारे हम सबसे पहले जुताई करते हैं। यानी जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को अलटने पलटने की जो प्रक्रिया होती है उसे जुताई कहते हैं। तो हम सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी को तैयार करना क्यों जरूरी है? ये जो मिट्टी को उलटने पलटने और उसको पोला करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को जुताई कहती है। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे क्या होता है, मिट्टी ढीले हो जाते हैं और उसके अंदर हवा तथा पानी रिस सकता है। ऑक्सीजन, पानी, ये सारी चीजें अंदर जा सकती है ताकि बीजों को, ताकि पौधों को उगने में मदद मिले और उसे न्यूट्रिएंट्स मिल सके, उसे पोषक तत्व मिल सके। दूसरा जो होता है, अब ये सबसे पहले बात करते हैं, इसमें कई तरह के औजार होते हैं। जैसे हल होता है जो कि आपने देखा होगा, दो बैल होते हैं, शाफ्ट होता है उसमें और उसके साथ वो मिट्टी को काटते हुए हल चलती है। दूसरा एक कुदाली होता है। अगर हमें थोड़े से ही क्षेत्र में खेती करना है तो उसके लिए कुदाली होता है, फब्बारा सा, जिससे हम मिट्टी को उलट पलट देते हैं और वहां पे बीजों को बो देते हैं। और इसके अलावा कल्टीवेटर होता है, जो आपने देखा होगा, जो ट्रैक्टर होती है,
ट्रैक्टर में ये लगी होती है कल्टीवेटर, और उसके बाद उससे हम क्या करते हैं, उस कल्टीवेटर की मदद से मिट्टी को उलटते पलटते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा जो प्रोसेस है। पहले तो आपने मिट्टी को तैयार कर लिया, चलो दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे प्रोसेस के बारे में। आपने सबसे पहले मिट्टी तैयार कर लिया, अब आप क्या करेंगे, बुआई करेंगे। बुआई मतलब बीजों को खेतों में बोना। जब तक कोई बीज नहीं बोएंगे तो कैसे फसल आएगा। तो दूसरी पद्धति क्या है, बुआई करना। इसमें भी कई मेथड होते हैं। एक मेथड होता है जिसमें हम हाथों से बुआई करते हैं, ये पुराना मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, बीजों का पहले चयन करते हैं कि भाई कौन सा बीज बोना है, गेहूं, धान, चना, जो भी, उसको उसके अच्छी किस्म की बीज लेते हैं और उसको हम हाथों से क्या करते हैं, खेतों में बुआई करते हैं। जब हम इसे बो देते हैं खेतों में, उसके बाद इसमें से क्या होती है, पौधे धीरे धीरे अंकुरित होकर के बाहर निकलती है। इसके भी बोने के कई उपाय हैं। एक तो होता है हैंड से, आप हाथों से सिंपली बुआई करते हैं। दूसरा होता है बीज बोने का एक पारंपरिक तरीका है, जैसे आप हल चलाते हैं तो उस हल के साथ ही एक कीप की तरह ये बना होता है, उसमें हम सारे फसल को डाल देते हैं और धीरे धीरे उसमें से गिरता रहता है। और तीसरा अब जो आया है, जो आधुनिक उपकरण है, वो है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक मशीन होता है, जैसे आपका हल वो चलता रहता है ट्रैक्टर के साथ, तो उसी में उसके अंदर हम सारे बीज को डाल देते हैं, उसमें से वो गिरता जाता है और पूरे खेतों में वो फैल जाता है। तो आजकल की बुआई ट्रैक्टर के द्वारा, सीड ड्रिल के द्वारा की जाती है, काफी आसान है। अब क्या है तीसरा प्रोसेस हम क्या करते हैं, उसमें खाद या उर्वरक को मिलाते हैं। खाद हो गया जो नेचुरल बनता है, जैसे गोबर से, इन सब चीजों से जो कंपोस्ट करके बनता है। उर्वरक हो गया जो हम मार्केट से खरीद करके लाते हैं। कई तरह के उर्वरक होते हैं, आपने सुना होगा, वो व्हाइट कलर का दिखता है कुछ ऐसे, जिसको जो हम खरीद के लाते हैं मार्केट से, उसको हम खेतों में डाल देते हैं। ठीक है, इससे क्या होती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। मान लो मिट्टी में अगर किसी पोषक तत्व की कमी है तो वो मेंटेन हो जाता है और इससे आपका फसल काफी अच्छा होता है। ये बहुत जरूरी है। तो मिट्टी को इससे खनिज पदार्थ मिल जाता है, पोषक तत्व मिल जाता है, जो कि पौधे के विकास के लिए जरूरी है। अब जो तीसरा प्रोसेस है वो है सिंचाई। पानी डालो, खेतों में हमें क्या करना होगा, पानी डालना होगा। आपने क्या किया, पहले मिट्टी तैयार कर दिया, फिर आपने बीजों की बुआई कर ली, फिर आपने क्या किया, खाद और उर्वरक भी दे दिया। लेकिन अगर पानी नहीं देंगे, अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो फिर पौधे अंकुरित भी नहीं होंगे पौधे के। इसीलिए हमें क्या है, सिंचाई भी करना अति आवश्यक है। हम सिंचाई करेंगे। सिंचाई के बाद क्या होगा, जो सिंचाई जब कर देंगे, सिंचाई के कई सारे स्रोत हैं। पारंपरिक स्रोत जो पुराने स्रोत हैं वो क्या है, वो है कुएं। उसके बाद क्या है, जलकूप। कुएं की सहायता से पहले हम करते थे। जलकूप होता है जो झील वगैरह, तालाब वगैरह, इन सब से, नदियां से, एक बांध, नहर, इन सब से, यानी कहीं भी किसी भी तरह से पानी को इकट्ठा करके करना। पारंपरिक तरीके में कुएं से एक मोट होती थी, उसमें लगी हुई घिरनी सी होती थी, जिससे हम पानी को बाहर निकालते थे और नालियों के थ्रू वो खेतों में चला जाता था। उसके अलावा एक चेन पंप होता था पहले, हम चेन से ऐसे उसको घुमा करके और उसमें से नीचे से वो पानी निकालते थे। उसके बाद एक ढेकली था। ढेकली है कुएं से पानी निकालने का, उसमें ऐसे हम एक लकड़ी का लगा देते थे और यहाँ पे कोई भारी सा चीज बांध देते थे और उसको हम ऊपर करते थे। जब वो बाल्टी नीचे जाता था, उसमें पानी भर गया तो फिर हम उसको नीचे कर देते थे, उससे फिर पानी ऊपर आ जाता था। एक ढेकली वाला है। इसके अलावा छिड़काव यंत्र है। छिड़काव यंत्र क्या, स्प्रिंकलर। ये आधुनिक विधियां हैं। इसमें क्या होती है, मशीन लगी होती है, कुएं में मोटर लगा होता है और उससे क्या होता है, छिड़कते हैं पानी को, हर जगह खेतों में अपना छिड़क सकते हैं। दूसरा ड्रिप सिस्टम होता है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, पानी बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में चली जाती है। ये सब सिंचाई के तरीके हैं। अब क्या होगा, आपने सिंचाई भी कर दिया, उसके बाद खेतों में फसल भी उग गए। लेकिन क्या होता है, फसलों के साथ साथ कुछ अवांछित पदार्थ भी उगाते हैं, जैसे घास, खरपतवार, ये सब भी उसमें उगाते हैं। ये हमारी फसलों के लिए नुकसानदायक है। क्यों नुकसानदायक है, इसीलिए नुकसानदायक है क्योंकि अगर उस मिट्टी में जितने पोषक तत्व होते हैं, उस पोषक तत्व में अगर उसके पौधे के साथ खरपतवार भी उगाए तो वो खरपतवार भी तो पोषक तत्व लेंगे। तो जिससे क्या होगा, जो आपका फसल है, जैसे मान लो आपने गेहूं का फसल उगाया तो उसको कम मिलेगा, इससे आपके पौधे ज्यादा विकसित नहीं होंगे, आपकी उपज कम हो जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना होता है, उस खरपतवार को हटा देना होता है। उसके कई मेथड हैं। एक मेथड है कि हम निराई करते हैं। निराई किसे कहते हैं, किसी संयंत्र के सहारे हम क्या करते हैं, उसमें से खरपतवार को वहां से उखाड़ के फेंक देते हैं। जो जैसे मान लो अपने गेहूं का फसल हो गया तो गेहूं आप रहने देंगे, बाकी सबको क्या करेंगे, आप फेंक देंगे। इसको हम निराई कहते हैं। इसके अलावा क्या होता है, अब आजकल वो केमिकल्स आने लगे, उस केमिकल का आप स्प्रे कर दीजिए पूरे खेतों में, तो
तो जो आपका फसल है जैसे गेहूं है, धान है, ये बच जाएगा, लेकिन जो खरपतवार है वो उस केमिकल से मर जाएंगे। ये भी एक तरीका है। अब इससे क्या होता है, आपका फसल और ग्रो कर गया और ग्रो कर गया, बढ़ता गया। जब फसल बड़े हो गए, पक गए फसल, तो अब क्या करेंगे, अब उसको कटाई करेंगे, उसको काट करके वापस ले आना, इसी को हम क्या कहते हैं, कटाई कहते हैं। फसल पक जाने के बाद उसे काटना ही, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कटाई कहते हैं। तो ये प्रक्रिया भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जब कटाई करके घर लाते हैं तो अब कटाई कई तरीके से होता है। एक होता है हमारे देश में जब कटाई की जाती है, एक तो दराती से की जाती है, आपने देखा होगा ऐसे वाला होता है दराती, जिससे ऐसे हाथ से पकड़ के फसलों को काटते हैं। और एक अब जो आजकल एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। तो हार्वेस्टर की सहायता से एक ही बार में बड़े बड़े खेतों में मतलब सारे फसलों को हम बहुत जल्दी से काट सकते हैं। उसके बाद उस फसलों को लाते हैं अपने घरों पे। और एक थ्रेसिंग मशीन होता है, कंबाइन मशीन, उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, उसे या तो खेतों में ही या घर पे ही ला करके उसको हम थ्रेशिंग करते हैं। थ्रेशिंग में क्या होता है, थ्रेशिंग में जो अनाज के दाने हैं वो उसके भूसे से अलग हो जाते हैं, यानी उसका भूसा अलग हो गया और अनाज का दाना अलग हो गया। अब अनाज का दाना ले आते हैं, या इसके कई तरीके हैं, जैसे गांव में घर जो पुरानी पद्धतियां हैं उसमें विनोइंग की जाती है। विनोइंग क्या होता है, विनोइंग होता है उसे फटक कर यानी हवा की सहायता से जो भूसे हैं वो दूर चले जाएंगे और जो दाने हैं वो पास में ही रह जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है। अब आपके पास फसल मिल गया, अब इस फसल को क्या करेंगे आप, अब जो अनाज आपके पास मिल गया पूरी तरह से, हार्वेस्टिंग भी कर लिया आपने, विनोइंग भी करके उसमें से भूसा भी अलग कर दिया, अब तो आपके पास अनाज के सिर्फ दाने हैं। अब उस दाने को क्या करेंगे आप, स्टोर करेंगे कहीं पे, उसको भंडारण करेंगे उसका। अगर मान लो सब कुछ कर लिया और उसको स्टोर ही नहीं किया तो क्या होगा, वो सड़ जाएगा वो 10-20 दिनों में। इसके लिए क्या करना होता है, हमें स्टोरेज करना होता है। और स्टोरेज किसी भी जगह पे नहीं कर सकते हैं, इसके लिए क्या होता है, वैसी जगह चाहिए जहां पे नमी नहीं हो, यानी कि जो सूखा हो, जहां पे लाइट भी आना चाहिए, सन का लाइट भी आना चाहिए, और कूल हो, ठंडा जगह हो। ऐसा नहीं कि बहुत गर्मी है तो आपका फसल ही सड़ जाएगा। इसीलिए तो हमारे देश में कई जगहों पे कोल्ड स्टोर बनाए गए हैं जहां पे सालों 2 साल तक फसल रहता है, खराब नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से उसको रखा जाता है। उसमें कई सारी प्रक्रियाएं होती है उसकी, जैसे मान लो जो कोल्ड स्टोर है, भंडारण गृह है, उसमें देखो इस तरीके से बोरियों को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है। उसमें लाइट भी आ रही है, सूर्य का प्रकाश भी आ रहा है। इस तरह से ये प्रक्रियाएं चलती हैं। ये भंडारण है, ये सारी प्रक्रिया है, ये सारी कृषि की पद्धतियां हैं। इस तरह से हम पूरी तरह से खेती करें। धन्यवाद।